जब कोई इंसान शराब का आदी हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे की पहचान कहाँ रह जाती है। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में भी होता है, जिसमें कि एक पति जो कि शराब का आदी हो चुका था, वो अपनी पत्नी के साथ ऐसी हैवानियत करता है जिसे जानकर सबकी रूह कांप जाती है। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि क्या थी उस हैवान पति की कहानी और उस बेचारी मासूम पत्नी की जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों, कहानी के बारे में हमें कमेंटों के जरिए अपने विचार जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। कानपुर देहात जिले के थाना सिवली के एसएचओ एसएन सिंह को सूचना मिली कि खेसरा निवादा गांव के पास से सरिता नाम की शादीशुदा युवती का कुछ बदमाशों ने किडनैप कर लिया है और उसे जंगल की ओर ले गए हैं। ये सूचना 5 सितंबर 2023 की रात 8 बजे सरिता के पति रमन पाल ने फोन के जरिए दी थी। चूंकि खबर किडनैपिंग की थी, इसलिए इंस्पेक्टर एसएन सिंह पुलिस टीम के साथ जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच गए। उस समय गांव के बाहर नहर की पक्की सड़क पर कुछ ग्रामीण मौजूद थे। उन ग्रामीणों में से एक व्यक्ति बदहवास हालत में सामने निकलकर आया और एसएचओ से बोला, साहब, मेरा नाम रमन पाल है। मेरी पत्नी सरिता का बदमाशों ने किडनैप कर लिया है। उसे जल्द ढूंढने की कोशिश करी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। इंस्पेक्टर एसएन सिंह ने रमन पाल को धैर्य बंधाया, फिर पूरी घटना विस्तार से बताने को कहा। तब रमन पाल ने बताया कि वो चौबेपुर थाने के पनौपुरवा गांव का रहने वाला है। उसकी ससुराल गहलो गांव में है। आज वो पत्नी सरिता को लेने ससुराल गया था। वो सरिता वो मासूम बेटी अनिका को बाइक पर बैठाकर अपने गांव की ओर शाम 7 बजे रवाना हुआ था। जब वो केसरी निवादा गांव के पास मेथा नहर रोड पर गगनी देवी मंदिर के नजदीक पहुंचा, तभी 3 बदमाशों ने उसकी बाइक रुकी और सरिता से छेड़खानी करने लगे। विरोध करने पर वे उससे उलझ गए और चाकू से हमला किया, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया और खून बहने लगा। इसके बाद वे सरिता को उठाकर जंगल की ओर ले गए। कुछ देर तक वो समझ नहीं पाया कि क्या करे। थोड़ी देर बाद उसने पहले ससुर कमलेश पाल को और फिर पुलिस को सूचना दी। रमन पाल की बात पर विश्वास कर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन कोशिश बेकार रही। ना तो सरिता का कुछ पता चला और ना ही बदमाशों का। रात का गहरा अंधेरा भी छा गया था, इसलिए हताश होकर पुलिस वापस थाने आ गई। रमन पाल घायल था, उसके हाथ से खून बह रहा था। इंस्पेक्टर एसएन सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवली में रमन पाल के हाथ की मरहम पट्टी कराई, फिर उसे थाने लेकर आए। बेटी सरिता के अपहरण की सूचना पाकर सुबह कमलेश पाल भी थाना सिवली पहुंच गया। वो बेहद दुखी था। एसएचओ एसएन सिंह ने उससे पूछताछ की तो कमलेश पाल ने बताया कि उसका दामाद रमन पाल बेहद कमीना व नीच इंसान है। वो जुआरी और शराबी भी है। मेरी बेटी को वो जानवरों की तरह पीटता है और भूखा प्यासा रखता है। वो इंसान नहीं, हैवान है। सरिता के किडनैप की वो नौटंकी कर रहा है। या तो उसने सरिता को बेच दिया है या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हुई है। सारा रहस्य रमन पाल के ही सीने में छिपा है। कमलेश पाल की बात एसएचओ को भी सच लगी, क्योंकि घटना स्थल पर उन्हें किडनैपिंग का कोई सबूत नहीं मिला था। ना ही लूट की बात सच थी, क्योंकि सरिता के शरीर पर ना तो आभूषण थे और ना ही उन दोनों के पास नकदी थी। घटना का ऐसा गवाह भी नहीं था जिसने ये सब देखा हो। मासूम अनिका डरी सहमी थी, वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। एसएचओ एसएन सिंह को लगा कि रमन पाल कुछ छिपा रहा है, इसलिए उन्होंने उससे एक बार फिर से पूछताछ शुरू की, लेकिन वो यही कहता रहा कि उसकी पत्नी सरिता का बदमाशों ने किडनैप किया है। वो उसे कहाँ ले गए, क्या किया, उसे कुछ भी नहीं मालूम। सुबह 10 बजे सिवली थाने की पुलिस फिर से सरिता की खोज में घटनास्थल पहुंची। साथ में सरिता का पिता कमलेश व पति रमन पाल भी था। इस बार पुलिस ने बड़ी सावधानी से नहर के किनारे झाड़ियों
वह जंगल में सरिता को ढूंढना शुरू किया। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचकर झाड़ियों में सरिता की खोज शुरू कर दी। खोजी कुत्ते से टीम को सफलता नहीं मिली, लेकिन खोज में जुटा सिवली थाने का सिपाही रामवीर हांफता दौड़ता हुआ आया और इंस्पेक्टर एसएन सिंह से बोला, सर, बबूल के पेड़ के नीचे एक युवती का शव पड़ा है, आप वहां जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर एसएन सिंह पुलिस कर्मियों के साथ बबूल के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ के नीचे एक महिला का शव पड़ा था। उसके गले में पीला दुपट्टा लिपटा था। देखकर लग रहा था कि दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या की गई थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे और कुछ पुराने जख्म भी थे। शव के पास ही चप्पल व टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला का मृत्यु से पहले हत्यारों से संघर्ष हुआ था। महिला की उम्र 30 वर्ष के आसपास थी। महिला के शव को जब कमलेश पाल ने देखा तो वो फबक पड़ा और इंस्पेक्टर एसएन सिंह से बोला, साहब, ये शव मेरी बेटी सरिता का है। रमन पाल ने भी शव की शिनाख्त अपनी पत्नी सरिता के रूप में की और वो रोने धोने लगा। इंस्पेक्टर एसएन सिंह ने उन दोनों को धैर्य बंधाया और जल्द ही सरिता के हत्यारों को गिरफ्तार करने की तसल्ली दी। एसएन सिंह ने सरिता के अपहरण के बाद हत्या किए जाने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी तो थोड़ी देर बाद ही एसपी बीपी जीटीएस मूर्ति, एएसपी राजेश कुमार पांडे तथा डीएसपी तनु उपाध्याय घटनास्थल पर आ गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया तथा घटना के संबंध में एसएचओ एसएन सिंह से जानकारी हासिल की। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने सरिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। मृतका सरिता के पिता कमलेश पाल तथा पति रमन पाल को थाने लाया गया। यहाँ डीसीपी तनु उपाध्याय ने कमलेश पाल से पूछताछ की तो उसने कहा कि उसकी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं, उसका दामाद रमन पाल ही है। वो बेटी सरिता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। रक्षाबंधन वाले दिन भी उसने सरिता को खूब पीटा था। उसके बाद वो मायके आ गई थी। रमन पाल ने ही षड्यंत्र रचकर अपने साथियों के साथ मेरी बेटी को मार डाला और पुलिस से बचने के लिए उसने उसके किडनैप होने की झूठी कहानी गढ़ी है। रमन पाल सबके दायरे में था। ये बात इंस्पेक्टर एसएन सिंह भी अपने सीनियर अधिकारियों को बता चुके थे। इसलिए डीसीपी तनु उपाध्याय व एएसपी राजेंद्र कुमार पांडे ने रमन पाल को सामने बिठाकर सरिता की हत्या के बारे में पूछताछ की। शुरू में लगभग 2 घंटे तक वो पुलिस अधिकारियों को गुमराह करता रहा और बदमाशों द्वारा सरिता का किडनैप व हत्या की बात कहता रहा। लेकिन जब डीएसपी तनु ने कड़ा रुख अपनाया तो रमन पाल टूट गया। फिर सरिता की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। रमन पाल ने बताया कि उसने सरिता की हत्या का षड्यंत्र अपने 3 दोस्तों रंजीत उर्फ गुल्लू, अखिल पाल व सौरभ गौतम के साथ मिलकर रचा था। उन तीनों ने ही अपहरण का नाटक किया। फिर हम सब ने मिलकर सरिता को मार डाला। ये तीनों चौबेपुर कस्बा में पुराने शराब ठेका के पास रहते हैं। रंजीत, अखिल व सौरभ को गिरफ्तार करने के लिए इंस्पेक्टर एसएन सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम बनाई गई। इस टीम ने शाम 5 बजे रंजीत, अखिल व सौरभ के घर पर दबिश दी, लेकिन तीनों अपने घर से फरार थे। इसी बीच किसी ने इंस्पेक्टर एसएन सिंह को फोन पर सूचना दी कि रंजीत उर्फ गुल्लू अपने दोस्त अखिल पाल के साथ बेला विधुना रोड पर स्थित सिवली नहर पुल पर मौजूद है। इस सूचना पर पुलिस टीम सिवली नहर पुल पर पहुंची और रंजीत व अखिल को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को थाने लाया गया। थाने के हवालात में जब उन दोनों ने रमन पाल को देखा तो समझ गए कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उन दोनों ने भी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। सौरभ फरार हो गया था। एसएचओ एसएन सिंह ने सरिता की हत्या का खुलासा करने व आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी एसपी मूर्ति को दी तो उन्होंने तुरंत आनन फानन में पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता की और हत्या का खुलासा कर दिया। चूंकि हत्या आरोपियों ने अपहरण व हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, इसलिए एसएचओ एसएन सिंह ने मृतका के पति कमलेश पाल की तरफ से धारा 364, 302, 120 के तहत रमन पाल, रंजीत उर्फ गुल्लू, अखिल पाल तथा सौरभ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली तथा उन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया। इनसे की गई पूछताछ में एक ऐसी नारी की कहानी सामने आई जो पति को सब कुछ मानती रही और उसके जुर्म सहती रही।
उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसका पति हैवान बन गया और उसने पत्नी को मौत की नींद सुला दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले का एक चर्चित कस्बा है रूरा। ये उत्तर रेलवे का बड़ा स्टेशन भी है। रूरा कस्बे से 3 किलोमीटर दूर एक गांव है गहलो। कमलेश पाल इसी गांव का निवासी है। उसके परिवार में पत्नी विमला के अलावा 2 बेटियां तथा एक बेटा लाखन था। कमलेश पाल किसान था। किसानी से ही वो परिवार का भरण पोषण करता था। बड़ी बेटी के वो हाथ पीले कर चुका था। भाई बहनों में सरिता छोटी थी। गरीब की दौलत उसकी इज्जत होती है। कमलेश पाल भी गरीब था। सरिता उसकी इज्जत थी। इस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े, उसके पहले ही वो उसके हाथ पीले करके निश्चित हो जाना चाहता था। इसलिए वो अपनी खूबसूरत और भोली भाली बेटी के लिए सही लड़के की तलाश में जुट गया। काफी दौड़ भाग करने के बाद उसके कदम रमन पाल के घर जाकर रुके। रमन के पिता रामपाल कानपुर नगर के थाना चौबेपुर के गांव पनौपुरवा के रहने वाले थे। परिवार में पत्नी उमा पाल के अलावा 2 बेटे अमन व रमन थे। अमन की शादी हो चुकी थी। वो गुड़गांव में किसी फैक्ट्री में काम करता था और वहीं अपने परिवार के साथ रहता था। रमन अविवाहित था। वो चौबेपुर कस्बा स्थित लोहिया स्टार लिंगर फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी था। कुछ उपजाऊ खेती थी, जमीन भी थी, जिसकी रामपाल खुद देखभाल करता था। कुल मिलाकर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। रमनपाल सरिता के मुकाबले कम पढ़ा लिखा था और उम्र में भी बड़ा था, लेकिन घर की माली हालत ठीक समझकर और उसे काम पर लगा देखकर कमलेश पाल ने रमन को अपनी बेटी सरिता के लिए पसंद कर लिया था। फिर सामाजिक रीति रिवाज से 17 फरवरी 2018 को सरिता की शादी रमन के साथ हो गई। ससुराल आने के 2 दिन बाद तो सरिता को ऐसा नहीं लगा था कि वो कोई नई जगह आ गई है। घर में आए मेहमानों के सामने सास का व्यवहार सरिता की उम्मीदों से अधिक अच्छा था, परंतु तीसरे ही दिन सुबह सुबह सास के तेवर बदले हुए थे। सास का वो रूप देखकर सरिता का मन आशंका से कांप उठा था। डरते डरते उसने हिम्मत करके सास से पूछा, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या मम्मी? गलती तुझसे नहीं मुझसे हुई है, जो तेरे कंगाल बाप की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। ऐसा क्या किया मेरे पापा ने जो आप उन्हें मेरे सामने इस तरह बोल रही है? अच्छा तो तेरा 2 दिन में ही इतना रुतबा हो गया कि मैं तेरे सामने तेरे 2 कौड़ी के बाप को कुछ कहने की हिम्मत ना कर सकूं। तुझे सुनना ही है तो सुन अपने बाप की करतूत। उसने मेरे बेटे का शादी में अपमान किया है। हमारी हैसियत के मुताबिक उसे मोटरसाइकिल तो देनी ही चाहिए थी। शायद तुझे नहीं मालूम कि कई लोग मेरे घर के चक्कर काट रहे थे, जो लाखों रुपए का सामान देने का वादा कर रहे थे, लेकिन हमारी ही किस्मत फूटी थी जो हम तेरे बाप की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ठगे गए। उमा तमक कर एक ही साथ में बोल गई। ये बात सुनकर सरिता को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम शीशा उड़ेल दिया हो। उसे सारा घर घूमता हुआ नजर आया। वो दम से वही जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उस दिन सरिता को पहली बार अपनी सास का असली चेहरा दिखा था। उसके पिता ने उसकी शादी में अपनी हैसियत के अनुसार बहुत कुछ दिया था, जबकि शादी के पहले उसके सास ससुर दहेज के खिलाफ थे और शादी के बाद कितना अंतर आ गया था उनके रवैये में। सरिता इसे अपना भाग्य का क्रूर मजाक ही समझ रही थी। अपनी माँ को चिल्लाते देखकर रमनपाल कमरे में आ गया। उसने उमा से पूछा था, मम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? क्या बताओ बेटा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए। मैंने बहू से रसोई में काम करने को क्या कह दिया, इसने तो मुझे ही भला बुरा कह डाला। उमा पाल भोली बनकर बेटे को बताने लगी थी। उमा का इतना कहना था कि रमनपाल बिफर पड़ा। उसने आओ देखा ना ताओ घुटने में मुंह छिपाकर रो रही सरिता का चेहरा बाल पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, 2 कौड़ी की लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि इस घर में आते ही मेरी माँ का अपमान करे। मैं तुझे तभी माफ करूंगा जब तू मेरी माँ के पैर पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगेगी। इतना कहने के साथ ही रमन ने सरिता को अपनी माँ के पैरों पर धकेल दिया। सरिता ने रोते रोते सास से पूछा, मम्मी क्यों आप एक के बाद एक झूठ बोलकर मुझसे कलह कर रही हो? मैंने कब आपसे कुछ कहा?
आप ही तो खुद मुझे व मेरे घर वालों को भला बुरा कह रही थी कि उन्होंने दहेज में मोटरसाइकिल नहीं दी। रसोई में काम करने की बात आपने मुझसे कहा कही। उमा कुटिल मुस्कान लिए चुप रही। रमन ही गुस्से में बोला, अगर मेरी माँ ने तुझे ये सब कहा तो क्या गलत कहा? यदि तेरे बाप को मेरी हैसियत का ख्याल होता तो शादी में मुझे बाइक जरूर देते। सरिता तड़प कर बोली, नहीं देंगे मेरे पिता मोटरसाइकिल, एक पैसा भी मैं उनसे नहीं मांगूंगी। यदि मुझे तुम्हारे व तुम्हारे बेटे की ऐसी सोच का पता होता तो मैं भी शादी के लिए कभी हाँ ना करती। सरिता की इस बात को चुनौती मानकर रमन कमीनेपन पर उतर आया। उसने सरिता पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। सरिता चुपचाप मार खाती रही। उसके सभी सुहाने सपने टूट गए थे। इसके बाद तो ये रोज का ही हो गया था। सास झूठी शिकायत करती और रमन सरिता को बुरी तरह से पीट देता था। कुछ समय बाद सरिता मायके गई तो उसका गिरा हुआ स्वास्थ्य देखकर उसकी मम्मी को दुख हुआ। शादी के पहले सरिता का खिला हुआ गुलाब सा चेहरा किसी लंबी बीमारी के मरीज जैसा मुरझा गया था। उसकी आंखों के नीचे काले काले घेरे भी बन गए थे। ये तुझे क्या हो गया बेटी? सरिता की मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर पूछा। तुझे ससुराल में कुछ तकलीफ है क्या जो तेरी ऐसी हालत हो गई है? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सरिता फीकी मुस्कुराहट चेहरे पर लाती हुई बोली। ससुराल में तो मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल सरिता नहीं चाहती थी कि वो ससुराल वालों की घटिया आदतों का बयान करके घर वालों को दुखी करे, इसलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। शादी के 1.5 साल बाद सरिता ने एक बच्ची को जन्म दिया। इसका नाम उसने अनिका रखा। अनिका के जन्म से सरिता तो खुश थी, लेकिन सास ससुर व पति खुश नहीं थे। ये लोग चाह रहे थे कि सरिता के बेटा पैदा हो, लेकिन जब बेटी पैदा हो गई तो उमा अक्सर सरिता को जली कटी सुनाने लगी। सरिता जवाब देती तो रमन उसे रुई की तरह धुन देता। इन्हीं दिनों रमन में एक और बुराई घर कर गई। वो दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। उसने घर में पैसे देने भी बंद कर दिए। कभी कभी तो फैक्ट्री में मिलने वाले सारे पैसे जुए में हार जाता, जिससे घर में कलह होती। रामपाल सास बहू के झगड़े व बेटे की मारपीट से पहले ही परेशान था। इस जुए की मुसीबत ने उसे और विचलित कर दिया। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उसने रमन को घर से बेदखल कर दिया। इसके बाद रमन सरिता व बेटी अनिका के साथ अलग घर में रहने लगा। अलग होने के बाद सरिता तो खुश थी, लेकिन उसे सास के तानों, झूठी शिकायतों और जली कटी बातों से छुटकारा मिल गया था। लेकिन रमन खुश नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थी का सारा बोझ अब उसी के कंधों पर आ गया था। रमन पाल को फैक्ट्री में मामूली तनख्वाह मिलती थी। उससे उसका घर का खर्चा पूरा नहीं हो पाता था। वो खाने पीने का सामान चौबेपुर कस्बे की एक दुकान से लाता था। इस दुकान का मालिक अखिल पाल था। अखिल पाल रमन का बचपन का दोस्त था। 8वीं कक्षा तक दोनों साथ साथ पढ़े थे। रमन अलग रहने लगा तो अखिल उसके घर आने जाने लगा। अखिल शराब पीने का आदी था। घर आते जाते अखिल की नजर रमन की खूबसूरत पत्नी सरिता पर जमने लगी। रूप यौवन से भरपूर सरिता को अखिल पाल जब भी देखता तो मदहोश हो उठता था। रमन के घर आने पर अखिल की निगाहें सरिता को ही ढूंढा करती थी। सरिता को पाने के लिए धीरे धीरे उसने रमन पर अपना जाल फेंकना शुरू कर दिया। अखिल ने मामूली तनख्वाह पाने वाले रमन को भी शराब पीने का आदी बना दिया। रमन पाल को जब भी पैसों की जरूरत होती तो अखिल से उधार ले लिया करता था। अखिल के कर्जे के नीचे दबे होने के कारण रमन उसकी किसी भी बात से इनकार नहीं करता था। सरिता को पाने की चाहत में अखिल ने अपने उधार के रुपए मांगने के बजाय उसे घर का सामान तथा पैसे भी देने शुरू कर दिए। शराब की महफिल भी रमन के घर जमने लगी। हालांकि रमन अखिल पाल की विशेष कृपा के पीछे उसके इरादे से वाकिफ था, लेकिन आराम, सुविधा व पैसे के लालच में फंसे रमन ने अखिल को सरिता के साथ बैठने व बतियाने की खुली छूट दे दी। शुरू में तो सरिता ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अखिल मनमानी करने लगा तो सरिता का माथा ठनका। शराब के नशे में जब एक रोज उसने सरिता का हाथ पकड़ा और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा तो सरिता ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया और उसे घर के बाहर खदेड़ दिया। अपमानित होकर अखिल वहां से चला गया।
अखिल ने सरिता द्वारा की गई बेइज्जती की शिकायत रमन से की तो वो गुस्सा हो गया। शराब पीकर वो घर आया और सरिता की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। रात को वो अक्सर शराब पीने के बाद सरिता को पीटता और उसके साथ गाली गलौज करता। सरिता अच्छी तरह से जानती थी कि रमन उसके साथ मारपीट अखिल के उकसाने पर करता है। एक शाम शराब की बोतल लेकर अखिल अपने शराबी दोस्त रंजीत उर्फ गुल्लू के साथ रमन के घर आया। रमन उन दोनों से ऐसे गले मिला जैसे वे दोनों उसके सगे भाई हो। इसके बाद महफिल जमी और तीनों ने शराब पी। कुछ देर तीनों शोर शराबा करते रहे, फिर रमन घर के बाहर चला गया। सरिता कमरे में अकेली थी और अपनी बेटी अनिका को थपकी देकर सुलाने की कोशिश कर रही थी। तभी भड़ाक से दरवाजा खुला। सामने अखिल व रंजीत खड़े थे। उन दोनों की आंखों में वासना की डोरे तैर रही थी। सरिता को उन दोनों ने दबोचना चाहा तो वो भागकर रसोई में जा पहुंची। वे दोनों वहां भी आ पहुंचे। बचाव के लिए सरिता ने रसोई में रखा चाकू उठा लिया और बोली, चले जाओ वरना पेट में चाकू घुसेड़ दूंगी। भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति के दोस्त हो। सरिता के ये तेवर देखकर अखिल और रंजीत डर गए। उनका नशा उड़नछू हो गया। कुछ देर के बाद रमन घर वापस आया तो दोनों ने सरिता की शिकायत की। इस पर रमन ने सरिता को फिर पीटा और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों से भिड़ने की? हम तीनों एक प्याला एक निवाला और हर चीज मिल बांटकर खाते हैं। तुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। पति की बेहुदा बात सुनकर सरिता गुस्से से बोली, लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों का खून कर देते हैं और एक तुम हो जो पत्नी को यारों के सामने परोसना चाहते हो। छी घिन आती है मुझे तुम पर। धिक्कार है तुम्हारी मर्दानगी पर। ये सुनते ही रमन दांत पीसते हुए बोला, मुझे पाठ पढ़ा रही है, बेइज्जत कर रही है। आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये कहते हुए रमन इंसान से हैवान बन गया। उसने सरिता को पीट पीट कर उसकी देह सुझा दी। सरिता एक हफ्ते तक खाट पर पड़ी रही तथा दर्द से छटपटाती रही। उसने मारपीट की शिकायत ना तो पुलिस में की और ना ही मायके वालों को कुछ बताया। वो नहीं चाहती थी कि उसका परिवार बिखरे और वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो। पति आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा। लेकिन सरिता की ये सोच गलत थी। सरिता की चुप्पी से रमन को बढ़ावा मिला। वो उस पर और जुल्म ढाने लगा। सरिता का पति रमन सिर से पांव तक कर्जे में डूबा था। इस कर्ज को उतारने के लिए वो सरिता को गलत रास्ते पर ढकेलने की कोशिश कर रहा था। सरिता उसकी बात मानने को राजी नहीं थी, जिससे वो उसे आए दिन शराब पीकर पीटता था। कभी कभी तो घर के बाहर भी निकाल देता था। सरिता पति के जुल्म सह रही थी। उसने मायके वालों को इसलिए कभी कुछ नहीं बताया कि उसके माता पिता उसके गम में डूब जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह उसके पिता कमलेश को बेटी पर ढाए जा रहे जुल्मों की बात पता चल गई। तब कमलेश पाल ने रमन को खूब बुरा भला कहा और सुधर जाने की नसीहत दी। ना सुधरने पर किसी हद तक जाने की धमकी भी दे दी। कमलेश पाल की इस धमकी ने आग में घी का काम किया। शिकायत को लेकर रमन ने सरिता को खूब पीटा। उस दिन तो वो इतना हैवान बन गया कि पानी भरे टब में उसने सरिता के बाल पकड़कर उसके चेहरे को कई बार डुबोया। मासूम बेटी जोर जोर से रोने लगी तो उसके हाथ रुके, अन्यथा वो सरिता को डुबोकर मार ही डालता। 30 अगस्त 2023 को रक्षाबंधन का त्योहार था। सरिता भाई को राखी बांधने मायके गहलों जाने लगी तो रमन ने मना कर दिया। मायके जाने को लेकर सरिता और रमन में बहस होने लगी। इसी बहस में रमन ने सरिता की पिटाई कर दी, लेकिन पिटाई के बावजूद सरिता नहीं मानी और बेटी को साथ लेकर मायके आ गई। यहाँ सरिता ने मारपीट की बात घर वालों को बताई तो उनका पारा चढ़ गया। दूसरे रोज ही रमन ससुराल पहुंच गया। तब कमलेश पाल ने रमन को जमकर फटकार लगाई और खूब बेइज्जत किया। सरिता को भी साथ भेजने से इनकार कर दिया। सरिता ने भी रमन को बेइज्जत किया। अपमान का घूंट पीकर रमन वापस लौट आया। शाम को उसने दोस्त अखिल व रंजीत संग शराब पी। फिर उसने बेइज्जती वाली बात दोस्तों को बताई और सरिता को ठिकाने लगाकर बदला लेने की बात कही। नशे में धुत अखिल व रंजीत दोस्त रमन का साथ देने को तैयार हो गए। इसकी वजह यह भी थी कि अखिल व रंजीत को सरिता ने कई बार बेइज्जत किया था और घर से भगाया था। इसके बाद रमन, अखिल व रंजीत ने सरिता के किडनैप व हत्या की योजना बनाई।
इस योजना में रंजीत ने अपने दोस्त सौरभ गौतम को भी शामिल कर लिया। 5 सितंबर 2023 की सुबह 10 बजे रमन ने सरिता से मोबाइल फोन पर बात की और मारपीट के लिए माफी मांगी। साथ ही कहा कि वो शाम को उसे लेने आएगा, इनकार मत करना। सरिता से बात करने के बाद रमन ने चौबेपुर बाजार के शराब ठेके पर रंजीत, अखिल व सौरभ को बुलाया। कुछ ही देर में वे तीनों वहां आ गए। सभी ने बैठकर शराब पी, फिर सरिता की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत शाम 6 बजे रंजीत, अखिल व सौरभ केसरी निवादा गांव के पास नहर पट्टी सड़क पर गगनी देवी मंदिर के पास पहुंच गए। पीछे से रमन भी बाइक से वहां आ गया। सभी ने मिलकर आसपास के जंगल एरिया का जायजा लिया, फिर आपस में बात की। इसके बाद दोस्तों को वहीं छोड़कर रमन अपनी ससुराल गहलों चला गया। गहलों पहुंचकर रमन ने सरिता को फोन कर गांव के बाहर बुला लिया। फिर वो सरिता व बेटी अनिका को बाइक पर बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अब तक सूरज छिप चुका था और अंधेरा छाने लगा था। रमन धीमी गति से बाइक चलाता हुआ केसरी निवादा गांव के पास पहुंचा। तभी वहां स्थित देवी मंदिर के पास योजना के तहत अखिल, रंजीत व सौरभ ने रमन की बाइक रोक ली। सरिता कुछ समझ पाती उसके पहले ही उन तीनों ने सरिता को दबोच लिया और घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए। पीछे से रमन भी पहुंच गया। सरिता ने अपनी जान जोखिम में देखी तो वो उनसे भिड़ गई। सभी ने मिलकर सरिता को खूब पीटा, फिर उसकी चुनरी से उसका गला घोड़ दिया और सबको बबूल के पेड़ के नीचे छोड़ आए। हत्या करने के बाद अखिल, रंजीत व सौरभ तो फरार हो गए, लेकिन रमनपाल सड़क पर आया जहां उसने बाइक खड़ी की थी और मासूम बेटी अनिका डरी सहमी बैठी थी। उसने ब्लेड से अपना हाथ जख्मी किया और फिर शोर मचाने लगा। रमन का शोर सुनकर कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उन लोगों को उसने बताया कि उसे जख्मी करके बदमाशों ने उसकी पत्नी सरिता का किडनैप कर लिया है। कुछ देर बाद रमन ने पहले अपने ससुर कमलेश पाल को सरिता के किडनैप होने की सूचना दी, फिर थाना सिवली पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाकर सिवली थाने के SHO SL सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दूसरे रोज सरिता का शव मिला। 8 सितंबर 2023 को थाना सिवली पुलिस ने आरोपी रमन, अखिल पाल व रंजीत को कानपुर देहात की कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जिला जेल माती भेज दिया गया था। सौरभ गौतम फरार था, पुलिस उसे तलाश रही थी, जबकि मासूम अनिका अपने नाना के पास रह रही थी।